हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो क्लास में चैप्टर नंबर सेकंड ही है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जिसे मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखा है। चलिए आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। हमारे पास में एक न्यूमेरिकल है, एक नहीं हम बहुत सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं, जिसमें से एग्जांपल नंबर 2.1 को हम इंक्लूड करने वाले हैं। लास्ट पॉइंट जो हमने पढ़ा था ना, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, उसके ऊपर है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल उसके ऊपर है और उससे रिलेटेड मल्टीपल पैटर्न्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके के अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, छोटी मोटी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आप देते रहते हैं, उनमें कैसे उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। फाइनली एक बहुत बढ़िया पॉइंट है, पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, है ना। बहुत सारे चार्जेस मिलकर के पोटेंशियल कैसा बनाते हैं, टोटल पोटेंशियल क्या होगा या रिजल्टेंट पोटेंशियल क्या होगा, उसको डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले लास्ट वाले पॉइंट को अपन एक बार के लिए डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आप सभी को पता होगा कि पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो हमारे पास में फॉर्मूला था, दैट वाज के क्यू डिवाइडेड बाय आर, यही था। हमें ये भी पता होना चाहिए कि अगर हमारा चार्ज प्लस का है तो पोटेंशियल भी कैसा होगा, प्लस का होगा, और अगर हमारा चार्ज नेगेटिव है तो हमारा पोटेंशियल भी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। मतलब इसका फॉर्मूला होगा के क्यू डिवाइडेड बाय आर और इसका फॉर्मूला होगा के क्यू डिवाइडेड बाय आर, लेकिन वो कैसा देखा जाएगा, माइनस का देखा जाएगा। के क्या है, के की वैल्यू पता होनी चाहिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये बेसिक आइडिया है किसी भी न्यूमेरिकल को करने का। ठीक, मैंने आपको लास्ट टाइम कॉन्सेप्ट भी बताया था, है ना। एक कॉन्सेप्ट मैंने अपन को डिस्कस किया था, नोट लगा करके मैंने एक लिखाया था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिपेंड नहीं करता पाथ के ऊपर। ठीक है, इस चीज को हमेशा दिमाग में रख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों, वो एक कंजर्वेटिव फील्ड है। कंजर्वेटिव फील्ड की मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई थी कि कंजर्वेटिव फील्ड क्या होते हैं। देखिए अगर कोई भी फील्ड कंजर्वेटिव है, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड, जैसे क्या बच्चों, ग्रेविटेशनल फील्ड, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में पेन रखा हुआ है और उसे हमें यहाँ तक लेकर के आना है, ऑटोमेटिकली आएगा, वो तो सीधी सी बात है, ऑटोमेटिकली यहाँ तक आ जाएगा। जैसे ही अगर आप इसे छोड़ दोगे तो वो कहाँ की ओर आएगा, यहाँ तक आएगा। अगर मेरे को वापस इसे यहाँ तक लेकर के जाना है, वापस यहाँ तक, तो या तो मैं इस पेन को डायरेक्ट उठा करके यहाँ तक ले जाऊं, तो मेरे को कुछ वर्क करना पड़ेगा, या फिर मैं इस पेन को पहले इस स्लैब पे लेके जाऊं, फिर इस स्लैब से नेक्स्ट स्लैब पे लेके जाऊं, फिर इसे एक और नेक्स्ट स्लैब पे लेके जाऊं, और फिर मैं ऐसे इसको लेकर के जाऊं। हाँ, इस केस में भी मेरे को कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। इस केस में मेरे को W1 प्लस W2, सॉरी से W12 2 W3 और इसे W4 लिख देता हूं मैं, ऐसा करना पड़ेगा। आप गौर करेंगे कि ये जो टोटल वर्क डन है, ये वर्क डन इसी के इक्वल होगा, है ना। सॉरी मेरी आवाज थोड़ी सी कम हो गई होगी, ये थोड़ा समझिएगा कि मैं ऐसा बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता अगर हमारा फील्ड कैसा है, कंजर्वेटिव फील्ड है। ठीक है, पहला समझिए, ये तो पहली बात थी। दूसरा, कंजर्वेटिव फील्ड की क्या बात होती है, जितना वर्क आप किसी भी पार्टिकल को इस स्लैब से इस स्लैब तक ले जाने में कर रहे हैं, लेट्स सपोज करो W1 वर्क कर रहे हैं, उतना ही वर्क आप यहां से लेकर यहां तक आने में भी होगा, है ना। ये भी वर्क W1 ही होगा, लेकिन अगर ये प्लस का ज्यूम कर रहे हैं तो ये माइनस का ज्यूम करेंगे। ठीक है, अगर ये प्लस का ज्यूम हो रहा है तो ये माइनस का ज्यूम होगा। क्यों? क्योंकि आपकी लोकेशन इनिशियल और फाइनल सेम है। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो हो गया। वर्क क्या होता है, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट कितना, जीरो, वर्क डन कितना, जीरो। तो टोटल वर्क डन जीरो होना चाहिए। कब? यहां से लेकर के ऊपर लेकर गए, ऊपर से वापस उसी जगह पर लेकर के आ गए, घुमा फिरा करके अगर आप उसी जगह पर पहुंच जाते हैं तो कंजर्वेटिव फील्ड में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है और उसका मतलब है वर्क डन जीरो होगा। ठीक है, तो अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होती है ना तो वर्क डन हमेशा जीरो आता है, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, टोटल वर्क डन। उस केस में मैं इसे ऐसा देखूंगा, देखो इसको चार्ज के रेस्पेक्टिव में समझिएगा, इसको चार्ज के रेस्पेक्टिव में समझिए कि आपने लिखा कि पोटेंशियल जो है, यहां पर एक चार्ज है,
ठीक है, इसे अपन ने सोर्स चार्ज बना लिया जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, और इस पॉइंट ए पर हमें किसी टेस्ट चार्ज को लेकर के आना है। तो हमने बोला क्यू नॉट चार्ज को इनफाइनाइट से ए पॉइंट तक लेकर के आए, कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। लेट्स सपोज कीजिए वो वर्क कितना है, W1 है। अगर मैं इस Q0 को जो अब यहां आ गया इसे वापस इनफाइनाइट में भेज देता हूं तो वापस से मेरे को उतना ही वर्क करना पड़ेगा, W1 ही। लेकिन अगर ये प्लस का आ रहा है तो ये कैसा आना चाहिए, माइनस का आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप इनिशियल और फाइनल लोकेशन सेम बता रहे हो। इनफाइनाइट से लेकर के आए और वापस इनफाइनाइट पे छोड़ दिया, तो आपने डिस्प्लेसमेंट जीरो बनाया, इसका मतलब है टोटल वर्क डन जीरो होना चाहिए। टोटल वर्क डन तो तभी जीरो होगा ना जब एक वर्क प्लस का होगा और एक वर्क माइनस का होगा और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ठीक है, ये बात तो समझ में आई, ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, है ना। ये कंजर्वेटिव फील्ड बहुत अच्छा पॉइंट था 11th के अंदर। और कहां पर आ रहा था ये वाला पॉइंट, अगर आपने वर्क एनर्जी पावर वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा है वहां पर था ये न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल मतलब ये कॉन्सेप्ट वहां पर था, है ना। चलिए ये डन हुआ, ओके। चल अब इसके बाद में डिस्कस करना चालू करें। हाँ, न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करना चालू करें। सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 2.1 को डिस्कस करते हैं, उसके बाद में आगे चलते हैं, उसके बाद में अदर न्यूमेरिकल्स की ओर स्विच करेंगे। ठीक है, एग्जांपल देखिए, 1 मिनट के लिए रुकिएगा बच्चों। ओके, एग्जांपल नंबर 2.1 जो आपको स्क्रीन पे सामने दिखाई दे रहा होगा, देखिए क्या बोल रहा है। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज of 4 into 10 to the power minus 7 कूलम located 9 सेंटीमीटर अवे। देखिए क्या बोल रहा है वो ये कुछ बोल रहा है कि आपके पास में एक सोर्स चार्ज है Q, ठीक है, और इस सोर्स चार्ज की वैल्यू कितनी है, 4 into 10 to the power minus 7, ठीक है, इसकी वैल्यू इतनी है। और इससे इस सोर्स चार्ज से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर पॉइंट P है, वो डिस्टेंस आपको दी हुई है, वो डिस्टेंस कितनी है, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस पॉइंट P पर आपको क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। यही तो बोल रहा है ना, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट P, ठीक है। तो अगर मेरे को इस P पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं फार्मूला बोलूंगा V is equals to KQ divided by R, ऐसा ही होना चाहिए, where Q is this one and R is this one, ठीक है। अब ये R 9 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट होना चाहिए, इसका मतलब ये लिखा जाएगा 9 into 10 to the power minus 2 मीटर, ठीक है। चलिए K का वैल्यू 9 into 10 to the power 9, Q का वैल्यू कितना है, Q का वैल्यू 4 into 10 to the power minus 7 divided by R का वैल्यू 9 into 10 to the power minus 2, 9 से 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये पावर ऊपर की ओर जाएगी। अगर ये पावर माइनस के 2 है तो न्यूमरेटर में जाते ही ये पावर हो जाएगी 10 टू दी पावर प्लस का 2, ठीक है। कितना हो जाएगा टोटल वैल्यू, देखिए 4 तो ऐसा का ऐसा, ये 10 टू दी पावर 11 हो जाएगा, और 11 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो मेरे हिसाब से 4 आएगा, तो इट विल बी 4 into 10 टू दी पावर 4 वोल्ट्स। बात समझ में आई क्या, पोटेंशियल पता चला कितना है, डन हुआ इतना। चलिए आगे देखिए क्या बोल रहा है, hence obtain the work done in bringing a charge of 2 into 10 to the power minus 9 coulomb from infinite to point P. Does the answer depends on the path along which the charge is brought? देखिए अब क्या बोल रहा है, आपके पास में ये इसका A वाला पार्ट था, है ना। अब देखो, अब इसके बी वाले पार्ट में उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि चार्ज ये सोर्स चार्ज आपका यही है, पॉइंट बी वहीं पर ही है 9 सेंटीमीटर पे। आप क्या कर रहे हैं, इनफाइनाइट से एक दूसरा चार्ज लेकर के आ रहे हैं, लेट्स सपोज करो वो चार्ज क्यू नॉट है, हाँ, और उस क्यू नॉट चार्ज का वैल्यू आपको दिया हुआ है 2 into 10 to the power minus 9 कूलम, ठीक है। इस चार्ज को आप मूव करवा करके लेकर के आ रहे हैं, कहां तक, पॉइंट पी तक। तो फिर आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कितना वर्क डन करना पड़ेगा इनफाइनाइट से यहां तक लाने में बच्चों,
वर्क डन इज इक्वल्स टू क्यू वी। वैसे क्यू डेल वी होता है ना। वर्क डन क्या होता है, क्यू इंटू डेल वी। और क्यू कौन सा, जिस चार्ज को आप मूव कर रहे हैं, सोर्स चार्ज नहीं, जिस चार्ज को आप मूव कर रहे हैं ना वो चार्ज होता है। यहाँ पे मैं जिस चार्ज को मूव कर रहा हूँ वो क्यू नॉट है, तो इट विल बी क्यू नॉट इंटू डेल वी, दैट इज वर्क डन। ठीक है, अरे लास्ट वाला अपन ने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, वी ए बी, वी ए बी इज इक्वल्स टू क्या पढ़ा था बच्चों, सॉरी डब्ल्यू ए बी, डब्ल्यू ए बी इज इक्वल्स टू क्या हो सकता है, कुछ इस तरीके से अपन देख सकते हैं, क्यू नॉट इज इक्वल्स टू वी ए बी। बताओ, ये लिखा था, इसका मतलब है ए से बी तक चार्ज को लाने में जो वर्क डन होगा वो कुछ ऐसा लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा। हाँ, फिर ये क्या होगा, ए से बी तक लेकर के आ रहे हो, इसका मतलब आपने लिखा फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, ऐसा ही तो लिखा था। याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा, मैं जो चीज आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ, ये वाला फॉर्मूला लिखा था, नहीं लिखा था, कल लिखा था अपन। फिर इससे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं तो बताओ ये फॉर्मूला आएगा। चलिए, वी क्या होगा, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। इनिशियल पॉइंट कौन सा, इनफाइनाइट से लेकर के आ रहे हो, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं इसको Q इंटू वी बी माइनस वी इनफाइनाइट। बी की जगह P लिखूंगा क्योंकि P पॉइंट पे लेकर के आ रहा हूं। इनफाइनाइट पे पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है, तो फॉर्मूला सिर्फ इतना ही रह जाएगा। पता चल रहा है, सिर्फ इतना ही फॉर्मूला रह जाएगा, तो अपन ज्यादा रामायण नहीं करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। क्या होगा, तो हमने लिखा वर्क डन जो होगा इस केस में, तो हम बोलेंगे क्यू नॉट चार्ज को लेकर के आ रहे हो और जिस पॉइंट तक लेकर के आ रहे हो उस पॉइंट के पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दो यार, सिंपली। ठीक है, क्यू नॉट जिस चार्ज को आप लेकर के आए, जिस चार्ज को आप लेकर के आए 2 इंटू 10 टू द पावर -9, और उस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना था, उस पी पॉइंट पे पोटेंशियल हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 4 इंटू 10 टू द पावर 4, इतना ही तो है। मल्टीप्लाई कीजिए 8 आएगा, मल्टीप्लाई कीजिए 10 टू द पावर -5 आएगा, दैट इज द वर्क डन, और वर्क का यूनिट होता है जूल। ठीक है, बात समझ में आई क्या, अरे देवताओं समझ में आया, ये वर्क डन था, बहुत सिंपल है। यहाँ पे पोटेंशियल के कारण अपन ने देखा है और कुछ नहीं है। ठीक है, डन हुआ, क्लियर ना यार। चलिए इस चीज को उतार लीजिए एक बार के लिए, और मैं एक बार के लिए देख लेता हूं कि क्या ये सही दिखाई दे रहा है। ओके, स्क्रीन पे तो सही आ रहा है। डन हुआ ना, ओके। चलिए अब इसके आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डील करते हैं। हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं ना। हाँ, और बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास में आज। देखो ये डन, चलिए अब आगे देखो। आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। क्या है, what must be the magnitude of an isolated positive point charge, so sorry, for the electric potential at 10 centimeter from the charge to be 100 volt। वाह वाह, बहुत बढ़िया सवाल है और बहुत सिंपल सवाल है। देखो डायग्राम शुरुआत में बनाना कोशिश करो, ठीक है, शुरुआत में अगर डायग्राम से सॉल्व करते हो तो बहुत इजी पड़ेगा, फिर फाइनली आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब एग्जाम में आप काम करोगे ना तो आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बोल रहा है, what should be the magnitude of an isolated positive point charge, isolated positive point charge, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। for the electric potential at 10 centimeter from the charge, इस चार्ज से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना हो जाए, 100 वोल्ट हो जाए, इसके लिए इस चार्ज का वैल्यू कितना होना चाहिए। बताओ, आपको फाइनल पोटेंशियल दिया हुआ है क्या, आपको डिस्टेंस दिया हुआ है क्या, चार्ज ही तो पूछ रहा है। V इज इक्वल्स टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर, के का वैल्यू, सॉरी हमें तो Q कैलकुलेट करना है ना, तो Q का फॉर्मूला ही बना लो, V इंटू आर डिवाइडेड बाय के, मेरे हिसाब से ये ठीक पड़ेगा। ठीक है, अपने पहले ही फॉर्मूला बना लिया। V क्या हो 100 है, R बच्चों 10 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कीजिए, 10 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय K, K इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, ये बात तो
ये 10 की पावर -2 से ये 10 की पावर 2 कैंसिल, ये 10/9 है क्या? हाँ, 10 में 9 का डिवाइड दीजिए, 9 1 जो 9, 1 रिमेनिंग वापस से, ये कुछ ऐसा ही चलेगा, 1.111 समथिंग चलेगा, और ये पावर ऊपर जाएगी 10 की पावर -9 और गुलाम लगा दीजिएगा। यहाँ पर डन है क्वेश्चन, सिंपल है क्वेश्चन तो, है ना। अब इस चीज को समझिए, 10 की पावर -9 नैनो होता है क्या यार? तो आप चाहें तो अच्छा दिखाने के लिए नैनो गुलाम भी लिख सकते हैं, इससे एक इम्पैक्ट पड़ेगा कि बच्चे को पता है कि हाँ नैनो गुलाम क्या होता है, किलो गुलाम क्या होता है, ये पता है, ठीक है, माइक्रो गुलाम क्या होता है ये बच्चे को पता है, ये एक इंप्रेशन जमाता है, ठीक है। डन हुआ ये क्वेश्चन, आगे चले, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये डन है बच्चों, हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्न देखिए, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस? The radius is 6.6 into 10 to the power -15 meter and atomic number is Z is equals to 79। वैसे गोल्ड का आप सभी को पता होगा। चलिए क्या बोल रहा है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस, ये मान लेते हैं ये न्यूक्लियस, ऐसा थोड़ा समझना, इस केस में अजम्पशन है, अजम्पशन देखो, पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है न्यूक्लियस में, ठीक है, लेकिन मैं सारे पॉजिटिव चार्ज को सेंट्रलाइज मान रहा हूं, यहां पर सेंट्रलाइज मान रहा हूं, न्यूक्लियस का, गोल्ड के न्यूक्लियस का जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो मैं यहां मान रहा हूं, हाँ, और वो टोटल चार्ज कितना माना, Q मान लिया अपन, और इस Q चार्ज के कारण न्यूक्लियस की सरफेस पर पोटेंशियल कितना है, सरफेस पे कोई पोटेंशियल, सॉरी कोई पॉइंट P ले लो, और इस P पॉइंट के ऊपर आपको क्या पता होना चाहिए, पोटेंशियल पता होना चाहिए, हाँ। Q चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर पोटेंशियल का फॉर्मूला तो यही होता है बच्चों, KQ डिवाइडेड बाय r, ठीक है। अब ये r क्या है, दैट इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, अगर ये पूरा न्यूक्लियस है तो ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ही तो हुआ, r जो है वो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है बच्चों, कितना, ये दिया हुआ है 6.6 into 10 to the power -15 मीटर, बताओ r दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, k का वैल्यू आप सभी को पता है, दिक्कत कहां है, चार्ज कितना होगा, इस न्यूक्लियस का चार्ज कितना होगा, तो आप सभी को पता होना चाहिए न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स के पास में कोई चार्ज नहीं होता, तो सारा चार्ज प्रोटॉन्स का ही है। अब इसके लिए आपको Z दिया हुआ है, Z का वैल्यू कितना, 79। अगर किसी बच्चे ने 11th में एटम को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है तो उसको ये चीज और अच्छे से समझ में आ जाएगी एक बार में, ठीक। क्या होगा भैया, अगर एटॉमिक नंबर 79 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी तो 79 है ना। एक प्रोटॉन का चार्ज कितना बच्चों, एक प्रोटॉन का चार्ज होता है इतना, अरे ये तो चैप्टर फर्स्ट में अपन ने डिस्कस किया है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है, एक प्रोटॉन का चार्ज इतना, तो 79 प्रोटॉन्स का कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या 79 से, हो जाएगा ना। कुल मिलाकर के न्यूक्लियस के चार्ज का फॉर्मूला याद रख लीजिए, Z into E होता है, Z क्या, एटॉमिक नंबर, ठीक है, E क्या, चार्ज ऑफ प्रोटॉन या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों ही सेम होते हैं, ठीक है, तो Z का वैल्यू पता चला क्या, तो अब ये फॉर्मूला समझिए, यहां पर मैं सिर्फ वैल्यू पुट कर रहा हूं, K Q का वैल्यू ZE यूज करेंगे डिवाइडेड बाय R, K 9 into 10 to the power 9, फिर Z का वैल्यू 79, E का वैल्यू 1.6 into 10 to the power -19 डिवाइडेड बाय R, R का वैल्यू 6.6 into 10 to the power -15, और ये वोल्ट्स में आएगा, ठीक है, तो ये सॉल्व कर लीजिएगा, वोल्ट लिख लीजिएगा, सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, मैंने सिर्फ आपको बता दिया, उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये बात तो, ये अच्छा सवाल है बच्चों, बहुत सही सवाल है देखा जाए तो, डन ना, चलिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए, ओके, उम्मीद करता हूं स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। आगे चलते हैं, आगे वाला क्वेश्चन देखिए एक बार के लिए, सभी एक बार के लिए क्वेश्चन को रीड आउट कीजिए और अपना पैटर्न सोचिए इस क्वेश्चन के लिए कि हम ये तरीका यूज कर सकते हैं, हाँ, तरीका पता चलेगा। पहले तो क्वेश्चन पढ़ा क्या, पढ़ लिया, देखो क्या बोल रहा है, इफ टू सच ड्रॉप्स, ओके, ये थोड़ा सा लास्ट, ओके नहीं नहीं
मैं जल्दी से एक क्वेश्चन आगे स्विच हो गया। देखिए क्या बोल रहा है, अ स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ वाटर carrying a charge of 3 into 10 to the power minus 19 coulomb has a potential of 500 volt at its surface. What is the radius of the drop? अब देखो इस चीज को, ये ड्रॉप मानी लास्ट वाले क्वेश्चन की तरीके से, ये ड्रॉप मानी, इस ड्रॉप का रेडियस कैलकुलेट करना है, कुल मिलाकर के आर कैलकुलेट करना है। वो ये बोल रहा है कि इसका चार्ज जो है यहां पर, ठीक है, कितना है 3 इंटू 10 टू दावर -12 कूलम है, और इस चार्ज के कारण इसके सरफेस पर पोटेंशियल कितना है 500 वोल्ट है। इस चार्ज के कारण यहां पोटेंशियल 500 वोल्ट डेवलप हो रहा है, तो आर का वैल्यू, इस ड्रॉप के रेडियस का वैल्यू कितना होगा? बहुत सिंपल भैया, वही KQ डिवाइडेड बाय R इज इक्वल्स टू पोटेंशियल होता है। हमें R कैलकुलेट करना है, तो R का फॉर्मूला क्या बन जाएगा भैया, R इधर और V इधर, KQ डिवाइडेड बाय V। कोई दिक्कत है क्या देवताओं? हाँ चलिए, K 9 इंटू 10 टू दावर 9, Q का वैल्यू 3 इंटू 10 टू दावर -12 डिवाइडेड बाय V, V का वैल्यू 500। ठीक है ये बात। चलिए 500 को शायद ऐसा लिख सकते हैं 10 की पावर 2, 5 इंटू 10 टू दावर 2। ठीक है, अब अगर ये 10 की पावर 2 ऊपर जाएगा तो माइनस का 2, ये यहाँ पे माइनस का 12 है और माइनस का 2 और माइनस का 14 हो जाएगा। 9 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 टू दावर -14 कितना हुआ? 10 की पावर -5 हुआ, 10 की पावर -5। और ये 9 इंटू 3 कितना हुआ? 27 हुआ क्या? 27 में 5 का डिवाइड लगाना है, और यहाँ पे 10 की पावर कितना है -5। ठीक है, ये रेडियस है। देखो क्या सॉल्व करें, क्या सॉल्व करके कितना लिख सकते हैं? 5 5 और 25, 2 रिमेनिंग, 5 4 और 20, 5.4 इंटू 10 टू दावर -5 मीटर्स, ये रेडियस है। ठीक है, ये तो था आपका क्वेश्चन, और सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने फार्मूला भी लिखा है ना बच्चों, तो भी आपका हाफ मार्क क्लियर होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। फार्मूले का नंबर है, वैल्यू पुट करने का नंबर है, और फाइनल सॉल्यूशन किस तरीके से आपने डेवलप किया है उसका नंबर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए, इसी से रिलेटेड, इसी से ही रिलेटेड क्या बोल रहा है, इफ टू सच ड्रॉप्स ऑफ सेम चार्ज एंड रेडियस, ऐसी दो ड्रॉप ले लीजिए, है ना, एक ड्रॉप ये और एक ड्रॉप ये, सेम चार्ज एंड रेडियस, दोनों का रेडियस r मान लीजिए, और दोनों का चार्ज कितना 3 इंटू 10 टू दावर -12, 3 इंटू 10 टू दावर -12 मान लीजिए रेडियस, कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप। इन दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो एक सिंगल ड्रॉप बनेगी, जिसका रेडियस स्मॉल r तो नहीं होगा, कैपिटल R होगा। ठीक है, व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ न्यू ड्रॉप फॉर्म्ड, इसका पोटेंशियल कितना होगा, इसकी सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा, वो कैलकुलेट करना है। यहां पोटेंशियल कितना 500 वोल्ट, यहां पोटेंशियल कितना 500 वोल्ट, तो यहां पर कितना 500 प्लस 500,000 लिख दूं क्या? हाँ, ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा बच्चा, ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं। पोटेंशियल होता क्या है? पोटेंशियल का फार्मूला तो आपने ये पढ़ा ना, KQ डिवाइडेड बाय, किसी के सरफेस पर भी पोटेंशियल कितना, KQ डिवाइडेड बाय कैपिटल R या KQ डिवाइडेड बाय स्मॉल r, इसके केस में। ठीक है, तो मेरे को क्या पता होना चाहिए, KQ डिवाइडेड बाय R। थोड़ा सा गौर कीजिए, क्या मेरे को R पता होना चाहिए? बिल्कुल पता होना चाहिए। क्या मेरे को इसका चार्ज पता होना चाहिए, इसके पास में चार्ज कितना है पता होना चाहिए। चार्ज तो देखिए हम आसानी से कैलकुलेट करते हैं, चार्ज के पास में एडिटिव नेचर होता है। चैप्टर फर्स्ट, उसके फर्स्ट प्रॉपर्टी, चार्ज इज कंजर्वेटिव एज वेल एज एडिटिव। ठीक है, तो कंजर्वेटिव और एडिटिव दोनों ही लगा दो, दोनों में से कोई भी। तो सिस्टम अगर आप देखोगे, ये और ये चार्ज मिल रहा है और नया चार्ज बना रहा है, तो फिर कितना होगा 3 + 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 इंटू 10 टू दावर -12 कूलम चार्ज ऐड होता है, क्योंकि चार्ज एक एडिटिव क्वांटिटी है, इसके पास में एडिटिव नेचर होता है। ठीक है, तो कंजर्वेटिव नेचर, एडिटिव नेचर ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से हमने काम कर लिया, क्लियर है ना, डन है। चलिए, तो चार्ज तो पता चल गया,
फिर इसका रेडियस r कितना होगा, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये यहाँ पर आपके पास में 10th के 9th के 11th के कॉन्सेप्ट आएंगे। अगर आपके पास में ड्रॉप्स है, 2 ड्रॉप है या मल्टीपल ड्रॉप है, तो मल्टीपल ड्रॉप को मिक्स करके अगर आप सिंगल ड्रॉप बना रहे हैं तो उन मल्टीपल ड्रॉप्स का वॉल्यूम और उस सिंगल ड्रॉप का वॉल्यूम सेम होना चाहिए। ठीक है, उनका वॉल्यूम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो हमने बोला इसका वॉल्यूम अगर V1 है तो इसका वॉल्यूम भी V1 होना चाहिए और इसका वॉल्यूम V2। तो क्या होगा? V1 प्लस V1 इज इक्वल टू V2 होगा। इसका वॉल्यूम कितना, स्पेयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई r क्यूब प्लस 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब इज इक्वल्स टू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। बताओ कोई दिक्कत है क्या? कॉन्सेप्ट पता चला ना? वॉल्यूम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, मतलब ऐड हो जाएगा। चलिए 4/3 पाई को कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पर आएगा R क्यूब प्लस R क्यूब दैट इज 2R क्यूब इज इक्वल्स टू 4/3 पाई R क्यूब। हाँ, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, कुल मिलाकर के कैपिटल R क्यूब इज इक्वल्स टू 2R क्यूब। इसका मतलब है कैपिटल R इज इक्वल्स टू 2 और उसके ऊपर ये ऐसा जाएगा और R आएगा। पता चला? अरे ये पता चला ना, ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। या इस 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 1/3 कर लीजिए। इस 2 की पावर कितनी? 1/3 कर लीजिए। ठीक है, दैट इज द रेडियस। डन हुआ। R आपके पास में है, Q आपके पास में है, तो क्या मैं इसका पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकता हूं बच्चों? चलो, उम्मीद करता हूं ये दिखाई देगा। तो पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप या फिर फाइनल ड्रॉप कितना होगा? K, इसका चार्ज Q मान लेते हैं, डिवाइडेड बाय कैपिटल R। K 9 into 10 to the power 9, Q का वैल्यू 6 into 10 to the power -12 डिवाइडेड बाय R। R का वैल्यू इस बार है 2 की पावर 1/3 और स्मॉल r कितना? 5.4 into 10 to the power -5 मीटर्स। ठीक है, ये ऐसा कुछ किया जा सकता है। अदरवाइज इसका और तरीका बताओ, और एक और सॉल्यूशन निकालें। हाँ, इसका एक और सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। चलो निकाल करके बताता हूं। ये तरीका तो पता चला, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखो ऐसा भी देख सकते हैं, ये फॉर्मूला थोड़ा ध्यान में रखेंगे। इसको ऐसा और लिख सकते हैं, देखो इस बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल ऐसा भी देखा जा सकता है। फॉर्मूले में कहीं कोई चेंज नहीं है, KQ डिवाइडेड बाय कैपिटल R। लेकिन आप समझिए आपने कैपिटल Q कैसे निकाला था? इसको और इसको ऐड किया था क्या? इसका चार्ज Q प्लस इसका चार्ज स्मॉल q, तो हमने लिखा इस चीज को K स्मॉल q प्लस स्मॉल q। 2Q लिख सकता हूं क्या? 2Q बताओ, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? डिवाइडेड बाय R। R का वैल्यू कितना है बच्चों? R कैपिटल R का वैल्यू 2 की पावर 1/3 और स्मॉल r 2 की पावर 1/3 और स्मॉल r। ठीक है क्या? चलिए अब इसको देखते हैं। 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1/3 ऐसा ही है क्या? और यहां पर ये बन रहा है KQ डिवाइडेड बाय R। KQ डिवाइडेड बाय R पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्मॉलर ड्रॉप, है ना? इसकी सरफेस पर जितना पोटेंशियल था यही तो था, KQ डिवाइडेड बाय स्मॉल r कितना? 500। तो बताओ इसकी जगह 500 लिख सकते हैं। इनटू देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 1/3 है, तो मैं लिखूंगा 2 और इसकी पावर 1 में से 1/3 को सब्ट्रैक्ट करो, 2/3 आएगा क्या? आएगा? बताओ बताओ भाई, ये सॉल्यूशन सिंपल है नहीं है? 2 की पावर 2/3 इंटू 500 वोल्ट्स सिंपल है। या तो ये तरीका कैलकुलेशन से भरा हुआ या ये तरीका लॉजिक से बना हुआ। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा लॉजिक लगाता है। ये लेकिन डन हुआ ना? क्लियर है? तो या तो मैथमेटिक्स करके पूरा सॉल्व करो, अदरवाइज मैथ कर ली है तो थोड़ा सा फिजिक्स भी लगा लो, थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज कर लो। ठीक है, डन। ओके चलो, तो ये हो चुका है। अब इसके बाद में एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो कि हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करने के बाद में करेंगे। हमारा पॉइंट क्या था जो आज अपन को डिस्कस करना था? हमारा पॉइंट है बच्चों पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो उसको अपन डिस्कस करेंगे। ये समझ में आया ना? स्क्रीनशॉट लीजिए इस चीज का।
ओके, चलिए तो हेडिंग डाल लीजिए पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस और मल्टीपल चार्जेस। अब मल्टीपल चार्जेस का मतलब क्या है, आपके पास में सिस्टम है और सिस्टम में अब इस बार एक चार्ज नहीं है ना, बहुत सारे चार्ज हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5, जितने आप चाहो उतने डाल सकते हो, है ना। सिंपलिसिटी के लिए बस चार्ज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है या फिर उसका जो नेचर है, उसकी प्रॉपर्टीज है, उसको ध्यान में रखिएगा। अगर आपको प्रॉपर्टीज ध्यान में है तो सारा काम आसानी से हो जाएगा। देखिए पॉइंट डालिए, हाँ पॉइंट क्या है हमारे पास में, पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। चलिए पहले डायग्राम बनाते हैं। तो हम मान लेते हैं हमारे पास में सिस्टम, और इस सिस्टम के अंदर मल्टीपल चार्ज को इंडिकेट कर देते हैं। ये चार्ज Q1, ये चार्ज Q2, ये चार्ज Q3, और इसी तरीके से एक चार्ज लिख लेते हैं Qn। ठीक है, चलिए और यहां पर कोई पॉइंट P है और इस P पॉइंट पे हमें पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमने बोला इस Q1 के कारण यहां पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, तो मेरे को ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, इसे मैंने लिख दिया R1। सो पोटेंशियल ड्यू टू Q1 चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 चार्ज V1 लिख देता हूं, और वो कितना हो जाएगा K Q1 डिवाइडेड बाय R1। बताओ ऐसा लिख सकते हैं। ऐसे ही इस Q2 चार्ज के कारण भी तो यहां पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, डिस्टेंस R2 हमने अज्यूम किया, तो फिर ये V2 कैसे लिखा जाएगा, इट विल बी K Q2 डिवाइडेड बाय R2। Q3 के कारण कितना होगा, R3 डिस्टेंस को मान लीजिए, तो ये V3 होगा K Q3 डिवाइडेड बाय R3। फिर लास्ट वाले के कारण इसी पॉइंट पे देखना है, पॉइंट तो चेंज हो ही नहीं रहा ना यार, ये डिस्टेंस Rn लिख लिया, तो फिर पोटेंशियल कितना होगा, हमने लिखा Vn, दैट विल बी K Qn डिवाइडेड बाय Rn। ऐसा ही है क्या, ऐसा ही है। चलिए ये पोटेंशियल हुआ। अब पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, और ये सारे पॉइंट चार्ज हैं, ये बात ध्यान में रखना, ये कंबाइन नहीं हो रहे, एक जगह नहीं आ रहे, ठीक है, ये कंबाइन नहीं हो रही है, एक जगह नहीं आ रही, इनकी लोकेशन चेंज नहीं हो रही है बच्चों। लास्ट वाला आप बोलोगे, मैं यहाँ पे जो बताने वाला हूँ, आप बोलोगे सर आपने स्पेरिकल ड्रॉप्स में तो ये कॉन्सेप्ट यूज किया ही नहीं। स्पेरिकल ड्रॉप्स में कहाँ से कॉन्सेप्ट यूज करते बच्चों, वहां पे दो ड्रॉप्स को आप मर्ज कर रहे हो, मतलब दो चार्ज को एक ही जगह लेकर के आ रहे हो, तो R1 और R2 का तो कॉन्सेप्ट ही हटा दिया आपने, एक ही R रह गया। ठीक है, यहाँ पे R1 R2 R3 ये चेंज नहीं हो रहा है। ओके, तो मेरी बात को समझिए, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी के कारण अगर आपको किसी पॉइंट पे रिजल्टेंट देखना है, तो हर एक चार्ज के कारण जितना पोटेंशियल आपको मिल रहा है उन सभी को ऐड कर दीजिए, सिंपली इतना ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल को पॉजिटिव लिखना, चार्ज अगर नेगेटिव होता तो पोटेंशियल को नेगेटिव लिखते। ठीक है, चलिए तो अगर मेरे को P पॉइंट पर रिजल्टेंट पोटेंशियल देखना होता, रिजल्टेंट पोटेंशियल एट पॉइंट P, it will be potential due to Q1 charge plus potential due to Q2 charge plus potential due to Q3 charge plus potential due to last charge और nth charge। ठीक है, ये क्या होगा, K Q1 divided by R1 plus K Q2 divided by R2 plus K Q3 divided by R3 dot 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 K Qn divided by Rn। K को क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, इट विल बी Q1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय R2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय R3 डॉट 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 Qn डिवाइडेड बाय Rn। बताओ इतना ही है क्या, हाँ इतना ही है, पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस और ग्रुप ऑफ चार्जेस। ठीक है, इतना ही ध्यान में रखना, आपको सारे पोटेंशियल को एडअप करना है। ठीक है, अब ये चीज ध्यान में रखें, अगर इनमें से कोई भी चार्ज नेगेटिव होता, जैसे अगर Q2 नेगेटिव होता तो फिर इसका ये पोटेंशियल भी नेगेटिव लिखा जाता, अगर Q2 पॉजिटिव है तो फिर पॉजिटिव में तो काम कर ही रहे हैं हम, है ना, सिंपलिसिटी के लिए हम पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन चार्जेस में कोई भी चार्ज नेगेटिव भी तो पॉसिबल है यार, हाँ ये भी ध्यान में रखेंगे। ओके, डन हुआ, डन हुआ। अब इस फैक्ट के ऊपर आपके पास में बहुत सारी एप्लीकेशन है जहां से न्यूमेरिकल आ सकता है, देखिए डिस्कस करते हैं, ये डन है ना, स्क्रीनशॉट लो इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम आगे इसके एप्लीकेशन या इसके न्यूमेरिकल पैटर्न्स को डिस्कस करते हैं।
डन, ऑलराइट। देखिए कुछ बेसिक न्यूमेरिकल पैटर्न है और वो न्यूमेरिकल पैटर्न हमें पता होने चाहिए जिससे हमारा क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। ओके, देखिए सबसे पहले अपन देख लेते हैं, सबसे पहला पॉइंट न्यूमेरिकल पैटर्न्स में डाल लीजिएगा, पॉइंट डाल लीजिएगा न्यूमेरिकल पैटर्न्स, वेरियस न्यूमेरिकल पैटर्न्स। ठीक है, चलिए तो क्या देख रहे हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास में एक चार्ज Q इस तरफ है और एक और चार्ज Q ही मान लीजिए, आप माइनस का Q लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, और इन दोनों चार्जेस के कारण इन दोनों का ये जो डिस्टेंस टोटल R मान लीजिएगा, इस R डिस्टेंस के मिड पॉइंट P पर मेरे को पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। मिड पॉइंट पर मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करूंगा, मिड पॉइंट है ना भैया, तो मतलब ये वाली डिस्टेंस कितनी R/2, ये वाली डिस्टेंस कितनी R/2। ठीक है, तो फिर पोटेंशियल कितना होगा, तो हमने बोला V पोटेंशियल एट पॉइंट P इज पोटेंशियल ड्यू टू Q चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q चार्ज, दोनों ही चार्ज सेम है। लेकिन डिस्टेंस देखते हैं, तो इसके कारण कितना होगा K, इसका चार्ज Q था डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, इस चार्ज का P पॉइंट से डिस्टेंस कितना है R/2, तो यहां आएगा प्लस KQ चार्ज तो वही था डिवाइडेड बाय R डिस्टेंस, लेकिन R की जगह कितना है इस बार R/2। कितना हो जाएगा बच्चों, KQ/R, और 2 + 2 कितना बच्चों 4 होता है, दैट विल बी द पोटेंशियल। समझ में आया, क्लियर है। ये पॉइंट P बाहर भी हो सकता है, तो आपको डिस्टेंस दिया हुआ होगा, आसानी से बस कॉन्सेप्ट ये यूज कीजिएगा। अगर ये चार्ज नेगेटिव होता, अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो फिर ये वाला पोटेंशियल भी नेगेटिव आता क्या यार, हाँ, और ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो पोटेंशियल जीरो हो जाता मिड में। तो अगर दो चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन एक प्लस का और एक माइनस का हो ना, तो उनके मिड में पोटेंशियल हमेशा जीरो होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अभी तो मैंने प्लस के साथ में काम किया, ठीक है, ये डन हुआ। नेक्स्ट देखिए, अब हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, और कौन सा ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल है ना। और इस इक्विलैटरल ट्राइंगल के सेंट्रॉइड पर पोटेंशियल कितना होगा, कहां पर, सेंट्रॉइड पर, बिल्कुल मिड पे ऐसा। और सेंट्रॉइड के लिए इसका जो डिस्टेंस है सेंट्रॉइड का, इसके हर एक कॉर्नर से है ना, इसके हर एक वर्टेक्स से इक्वल होता है, मतलब अगर ये R है तो ये भी R होगा, ये भी R होगा। इस इक्विलैटरल ट्राइंगल का जो साइड है वो A दिया हुआ होगा, चार्जेस या तो सेम दिए हुए होंगे या डिफरेंट दिए हुए होंगे, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्वेश्चन पे। लेकिन आपको इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, और है बहुत सिंपल बच्चों, बहुत सिंपल है। क्या भाई, तो हमने बोला P पॉइंट पे पोटेंशियल, मतलब सेंट्रॉइड पे पोटेंशियल क्या होगा, Q1 के कारण पोटेंशियल दैट इज K Q1 डिवाइडेड बाय R, Q2 के कारण पोटेंशियल K Q2 डिवाइडेड बाय R, डिस्टेंस तो R ही है, प्लस K Q3 डिवाइडेड बाय R, बताओ ऐसा ही है, हाँ, K/R को क्या लिया कॉमन, ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ऐसा ही होगा, हाँ, दैट इज पोटेंशियल एट पॉइंट P, डन। ओके, अब Q1 Q2 Q3 क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, साइड ऑफ द ट्राइंगल क्वेश्चन में दी हुई होगी, इट विल बी गिवन, ये गिवन होगा। जो चीज नहीं है वो है R, ये तो आपको पता है, R नहीं पता होगा। R कैलकुलेट करने का तरीका ध्यान में रखिएगा, R इज इक्वल्स टू A डिवाइडेड बाय √3 होता है। हालांकि मैं इसे सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन अभी करूंगा नहीं, ये हमारा पार्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे बता देता हूं, ये एक आप राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते थे, और राइट एंगल ट्राइंगल में यहां 60 डिग्री है, हाँ, अगर ये 60 डिग्री है तो फ्रंट साइड जो है वो A sin 60 हो जाएगी, ये पूरी साइड A sin 60,
और उस साइड का 2/3 निकाल लीजिएगा। क्या निकाल लीजिएगा? 2/3, है ना? तो आपको ये वाला वैल्यू मिलेगा। मैं मैथमेटिक्स ज्यादा समझाती है, आप डायरेक्ट याद रखो यार, कितना? a डिवाइडेड बाय √3, ठीक है? कब? जब राइट एंगल, सॉरी राइट एंगल नहीं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक, r का वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या? a दिया हुआ होगा, a सेंटीमीटर में दिया हुआ होगा, आपको उसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? आपको उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर्स में, ठीक है? डन। नेक्स्ट वन समझिए। नेक्स्ट है हमारे पास में बच्चों स्क्वायर। नेक्स्ट क्या है? स्क्वायर है। और स्क्वायर के सेंटर पर कितना पोटेंशियल होगा? यहां पर चार्ज Q1 है, यहां पर चार्ज Q2 है, यहां पर चार्ज Q3 है, यहां पर चार्ज Q4 है। और इसके सेंटर पर, सेंटर कहां होता है स्क्वायर का? जहां इसके दोनों डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हो? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और ये बात और ध्यान में रखना, ये भी डिस्टेंसेस इक्वल है ना? ये सेंटर जो है इसके हर एक कॉर्नर से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। क्वेश्चन में आपको साइड दी हुई होगी, और स्क्वायर है तो हर एक साइड इक्वल होगी, और चार्जेस दिए हुए होंगे, लेकिन आर नहीं दिया हुआ होगा। एंड देयर इज अ रिलेशन बिटवीन आर एंड ए। क्या भाई? आर इज इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाय √2। ध्यान में रखिएगा, स्क्वायर के लिए आर इज इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाय √2 होता है ना? सॉल्व कर सकते हो, राइट एंगल ट्राइंगल है ये। राइट एंगल ट्राइंगल में यहाँ पर 90 डिग्री है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर ए स्क्वायर। यहाँ से आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। बेसिक मैथमेटिक्स है, यहाँ से आर कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है? पोटेंशियल क्या होगा पी पॉइंट के ऊपर सेंटर पर? दैट विल बी पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज प्लस सेकंड चार्ज प्लस थर्ड चार्ज प्लस फोर्थ चार्ज, है ना? फर्स्ट चार्ज के लिए कितना? k q1 डिवाइडेड बाय r। सेकंड के लिए k q2 डिवाइडेड बाय r, दिखाई दे रहा है ना ये? थर्ड के लिए कितना? k q3 डिवाइडेड बाय r। और फोर्थ के लिए k q4 डिवाइडेड बाय r। k बाय r को क्या लिया जाए? कॉमन लिया जाए। इट विल बी q1 प्लस q2 प्लस q3 प्लस q4। बताओ भाई यही आएगा क्या? चार्जेस दिए हुए होंगे मिली गुलाम में, माइक्रो गुलाम में, नैनो गुलाम में, पिको गुलाम में। ध्यान में रखिएगा, प्लस का है तो प्लस का पुट कीजिएगा, माइनस का है तो माइनस का पुट कीजिएगा। आर का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो तरीका मैंने बताया। डन हुआ? इतना डन है क्या? एक बार के लिए मैं देख लेता हूं रिकॉर्डिंग सही हो रही है क्या। ओके, ये सही चल रहा है ना? इसको थोड़ा ऐसा कर लेते हैं। ओके, डन बच्चों? हाँ, चलो तो स्क्वायर हो गया। और फाइनली हमारे पास में है रेगुलर हेक्सागन, है ना? एक और आता है जिसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है, दैट इज रेगुलर हेक्सागन। इसके सेंटर पर पोटेंशियल कितना होता है? हर बार हमने सेंटर की ही बात की है, मैंने आपको सारे एग्जांपल सेंटर के ही बताए हैं। क्या है? रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन मतलब 6 sides having equal magnitude। कुछ ऐसा, हर एक साइड सेम होगी, ये ए, ये ए, ये ए, ये सारी ए होंगी, ठीक है? और इसका सेंटर कैसे देखोगे? सेंटर अपोजिट कॉर्नर्स को आप मिल लाइए, तो जहां ये इंटरसेक्ट करते हैं दैट विल बी द सेंटर ऑफ हेक्सागन, ठीक है? अब इससे खास बात क्या है वो समझिए। अगर आप रेगुलर हेक्सागन को देखते हैं ना, तो इसके अंदर पैरेललोग्राम बनता है बच्चों। ये देखो, ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो अगर ये साइड ए है तो ये भी ए होगी, अगर ये साइड ए है तो ये भी ए होगी। बात समझ में? ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम। और अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये ए साइड है तो ये भी ए साइड होगी, और अगर ये ए है तो ये भी ए। इस तरीके से ये सारे अंदर वाले जो डिस्टेंस है वो भी साइड के इक्वल ही आते हैं। ये रेगुलर हेक्सागन की बात है, ठीक है? इसका मतलब ये है जिस डिस्टेंस को आप r मान करके चल रहे थे ना, वो डिस्टेंस r इस बार a के बराबर ही है। रेगुलर हेक्सागन में r का वैल्यू किसके इक्वल होता है? a के इक्वल होता है, जो साइड होती है हेक्सागन। चार्जेस कितने? q1
Q2, Q3, Q4, Q5 and finally we have Q6. ठीक है, तो पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल विल बी V1 plus V2 plus V3 डॉट 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 V6. इसका मतलब K Q1 divided by R plus K Q2 divided by R plus K Q3 divided by R plus K Q4 divided by R plus K Q5 divided by R plus K Q6 divided by R. होपफुली ये आ रहा होगा स्क्रीन में. K by R कॉमन लीजिए, ये क्या हो जाएगा? Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4 plus Q5 plus Q6. सभी को ऐड कर दीजिएगा. R का वैल्यू किसके इक्वल? A के इक्वल. साइड सेंटीमीटर में दी हुई है कि मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा. डन. हाँ, ये वो पैटर्न्स है जहां से न्यूमेरिकल पूछा जाता है. आपकी बुक के अंदर एग्जाम्पल में कोई पैटर्न नहीं दिया हुआ है बच्चों. हाँ, एग्जाम्पल में नहीं दिया हुआ है ना, लेकिन एक्सरसाइज में देखेंगे तो हेक्सागन के ऊपर न्यूमेरिकल है. ठीक है, एक पैटर्न मैं आपको स्टैंडर्ड और सॉल्व करवा रहा हूं. उस पैटर्न के ऊपर आपकी बुक में एग्जाम्पल भी है और आपकी बुक के अंदर लास्ट में एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल भी है. ठीक है, मैं आपको उसका एक डिफरेंट पैटर्न समझा रहा हूं, मतलब क्वेश्चन दूसरा समझा रहा हूं ताकि आप एग्जाम्पल और एक्सरसाइज का क्वेश्चन खुद कर सके. हाँ, समझ में आ रही है ये बात? अरे बताओ, कमेंट बॉक्स में बताइए. ओके, चलिए, तो जो पैटर्न अपन डिस्कस करने वाले हैं वो आपको अब दिखाई देगा स्क्रीन के ऊपर. और इसमें मैंने दोनों क्वेश्चन को इंक्लूड करवा दिया है और दोनों ही क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है. ब्राइटनेस में थोड़ा सा फर्क आया होगा. देखो क्या हो रहा है. टू चार्जेस, एक मिनट रुकिएगा, मेरे को फैन देखना पड़ेगा. Two charges plus q and minus 3q are placed at a distance of 1 meter. Locate the points on the axis where v is 0 and e is 0. देखिए, दो चार्जेस हैं आपके पास में. एक चार्ज प्लस q है, एक चार्ज माइनस का 3q है. ठीक, और बोल रहा है कि ये दोनों 1 मीटर के डिस्टेंस पर. कितना? 1 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर. तो आपको वो पॉइंट लोकेट करने हैं जहां पोटेंशियल जीरो है और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है. ठीक है ये बात तो, और आप इजीली कर सकते हैं बच्चों, बहुत आसानी से कर सकते हैं. पोटेंशियल जीरो कहां हो सकता है? तो दो जगह हो सकता है. दो जगह हो सकता है. कहां पर? तो इसका एक कॉन्सेप्ट बताता हूं. पोटेंशियल जीरो दो जगह कहां होता है? जो कम मैग्नीट्यूड का चार्ज है, जो कम मैग्नीट्यूड का चार्ज है, इसके दोनों तरफ ऐसे पॉइंट होते हैं जहां पोटेंशियल जीरो होता है. नोट करके लिख लीजिए इस चीज को, है ना. पोटेंशियल विल बी जीरो एट 2 पॉइंट्स and those 2 points will be on the each side of charge having lesser magnitude. ठीक है, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा ना, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा. मैग्नीट्यूड जिसका कम है उसके दोनों तरफ, उसके दोनों तरफ. ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं काम कर रहा हूं उनके लिए जो हम बोल रहे हैं कि पोटेंशियल जहां क्या है? जीरो है. ठीक है, डायग्राम को वापस से रीड्रॉ कर रहा हूं. चार्ज q, चार्ज माइनस का 3q, और इस बार मैं पॉइंट को यहां पर ले रहा हूं, P1 पॉइंट यहां मान. ठीक है, तो ये डिस्टेंस मैंने x लिखा. किससे? इस चार्ज से. तो फिर ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? टोटल डिस्टेंस कितना था? 1 मीटर में दिया हुआ है, तो ये 1 माइनस एक्स लिख लीजिए बच्चों, कहीं कोई दिक्कत नहीं है. और आपको यही कैलकुलेट करना है कि भैया कौन से पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है? जीरो है. चलिए, इस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो है, तो पोटेंशियल होता क्या है? पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज, है ना. P1 पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल ड्यू टू Q एंड पोटेंशियल ड्यू टू माइनस 3Q. डन. और P1 पॉइंट पे पोटेंशियल है कितना? जीरो भगवान, तो ये जीरो लिखा. हमें तो x कैलकुलेट करना है ना. चलिए, Q के चार्ज था Q, डिस्टेंस कितना है? x.
फिर माइनस के चार्ज के कारण पोटेंशियल माइनस का होता है कि चार्ज का मैग्नीट्यूड 3q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना 1 माइनस एक्स। बच्चों माइनस लगा दिया, पता चले तुम इसके साथ में और लगा दो, नहीं ऐसा नहीं करना। चलिए ये माइनस का क्वांटिटी है, इस तरफ आते ही पॉजिटिव हो जाएगा क्या, हाँ तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि q डिवाइडेड बाय x, ठीक है, और ये इस तरफ आते ही पॉजिटिव हो जाएगा। तो चाहे इस तरफ लिखो चाहे इस तरफ लिखो, बात तो एक ही है कि 3q डिवाइडेड बाय 1 माइनस x। kq से k एंड q कैंसिल, 3x से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी 3x इज इक्वल्स टू 1 माइनस x। x को इस तरफ लेकर के आओ तो ये 4x हो जाएगा क्या, 4x is equals to 1, so x is equals to 1 by 4 मीटर्स लिख सकता हूं क्या। पहला पॉइंट पता चला यहां पर, तो हम बोलेंगे that point P1 is at 1 by 4 meter away from Q charge and 3 by 4 meter, ये 3 by 4 हो जाएगा, ये 1 by 4 meter और ये 3 by 4 meter from minus 3Q charge and between the charges, ठीक है ऐसा। ये तो P1 पॉइंट के लिए हुआ। अब एक और पॉइंट बताया था मैंने आपको, दो पॉइंट हो सकते हैं इसके, है ना, तो इसका पार्ट 1 लिख दो, इसको ये पार्ट 1 है, पार्ट 1, ठीक है। इसका पार्ट 2 देखो एक बार के लिए, पार्ट 2, पार्ट 2 में हम बोल रहे हैं ये चार्ज ऐसा। मेरे को इस गाड़ी से बहुत प्यार था, लेकिन जब से वीडियो के अंदर इसका साउंड आता है ना, बहुत दुख होता है यार। यहां पर मान लेते हैं, अब मेरे को ये गाड़ी इतनी अच्छी नहीं लग रही। चलिए यहां पर कितना भैया, ये x मान लीजिए, इसे x अज्यूम कीजिए, तो नेगेटिव चार्ज से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1 प्लस x हो जाएगी क्या, हाँ। फिर P2 पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू Q प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस 3Q। P2 पॉइंट पे पोटेंशियल तो जीरो ही है, हमें तो वही पॉइंट देखना है जहां पोटेंशियल जीरो है। ये लो, ये क्या होगा, के क्यू डिवाइडेड बाय क्यू चार्ज के कारण डिस्टेंस कितना x। फिर इसके लिए देखो माइनस का के चार्ज था 3q डिवाइडेड बाय 1 प्लस x, ये इस तरफ आएगा तो प्लस का, तो k 3q डिवाइडेड बाय 1 प्लस x इज इक्वल्स टू kq डिवाइडेड बाय x। k से k कैंसिल, q से q कैंसिल, कुछ बच्चे x से x भी कैंसिल कर देंगे, भगवान ऐसा मत करना, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इट विल बी 3x इज इक्वल्स टू 1 प्लस x। इसको इस तरफ लेकर के आओ माइनस का x, तो 3x माइनस x 2x हो जाएगा ना, 2x इज इक्वल्स टू 1, सो x इज इक्वल्स टू 1/2। और अगर x 1/2 है तो 1 प्लस x कितना हो जाएगा, 3/2। हाँ पता चला क्या, तो कुल मिलाकर के हमें ये पता चला कि ये मीटर्स यूनिट जरूर लगाए, यूनिट मत भूल जाना। स्टेट बोर्ड वाले तो बिल्कुल मत भूल जाना, सीबीएसई वाले तो हाल ही इग्नोर कर देते हैं यूनिट को, लेकिन स्टेट बोर्ड वाला बिल्कुल इग्नोर नहीं करेगा, ठीक है। तो यूनिट को मत भूलना, और डायग्राम में आपने पॉइंट बी का लोकेशन बता रखा है, तो आपको थ्योरी वैसे एक बार के लिए लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन लिख करके आते हैं तो बहुत बढ़िया। क्या लिखेंगे, the point P2 is 1/2 meter away from Q charge and 3/2 meter away from minus 3Q charge towards Q, Q की तरफ से, ठीक है। ये बात समझ में आ गई क्या, तो अगर ये थ्योरी भी लिख करके आता ना तो ये बहुत अच्छा इंपैक्ट होगा। डन हुआ ये, हाँ ये बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों, और ये आपकी बुक में है, ठीक है। अब इसी में एक और क्वेश्चन आ गया, आपको वो पॉइंट भी कैलकुलेट करना है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। क्या जीरो है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ना। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये तो समझ में आया था ना बच्चों, कैसे कैलकुलेट किया, कॉन्सेप्ट मत भूलना बस। अब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ठीक है। तो चार्जेस वापस से बनाएं, अब मैं बी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, और हमारा टास्क इस बार वो पॉइंट कैलकुलेट करना है जहां रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ये चार्ज q इधर लिया, ये चार्ज माइनस का 3q इधर लिया, ठीक है। फिर देखो अगर मैं पॉइंट को यहां मान लेता हूं जहां इलेक्ट्रिक फील्ड E जो है वो जीरो है, तो हो सकता है या नहीं हो सकता वो चेक करो। यहां पर अगर आपने पॉइंट P को अज्यूम किया तो सोचना
प्लस का चार्ज टेस्ट चार्ज हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भैया टेस्ट चार्ज आता है, प्लस का चार्ज टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, इस तरफ फेंकेगा, माइनस का चार्ज टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, इस तरफ फेंकेगा। दोनों ही केस में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है क्या? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में तो जीरो होने का कोई चांसेस नहीं है, वो तो ऐड हो जाएगा यार, है ना। हमें तो वो देखना है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के कारण अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हो, तभी जाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो बीच में तो पॉसिबल नहीं है कहीं, वो पॉइंट होगा इस तरफ, जो लोअर मैग्नीट्यूड का चार्ज होता है ना उसके बियॉन्ड में देखो आप हमेशा, ठीक है। तो हमने बोला यहां पर शायद ये x अज्यूम कीजिए, तो फिर ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1 प्लस x हो जाएगी। हाँ, और इस P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज जीरो। क्यों कह सकता हूं? उसका सिंपल सा तरीका, प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रिपल्सिव, माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्टिव। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, अपोजिट डायरेक्शन में है क्या? तो चांसेस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। ठीक है ये बात तो चलिए, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो हमने बोला ये तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q शुड बी इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -3Q। और अब हम मैग्नीट्यूड में ही बात कर रहे हैं, डायरेक्शन वाला काम तो देख चुके हैं। डायरेक्शन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दो, प्लस के Q के कारण इस तरफ और माइनस के Q के कारण 3Q के कारण इस तरफ, ठीक है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हमने इसलिए बताया क्योंकि ये दोनों मैग्नीट्यूड में क्या है? सेम है, डायरेक्शन में अपोजिट है, ठीक है। चलिए, Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, K चार्ज था Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, ये डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक का x स्क्वायर इज इक्वल्स टू K चार्ज मैग्नीट्यूड में ही लिखे देवता हूं, डायरेक्शन का काम कर चुके हैं, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर दैट इज डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस 1 प्लस x का स्क्वायर, ठीक है। K से K कैंसिल, Q से Q कैंसिल, क्या रिमेनिंग है बच्चों? ये कुछ ऐसा 1 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x का होल स्क्वायर। कुछ बच्चे इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बच्चों अपने आप को ही दुख में डाल लोगे, है ना, कॉम्प्लिकेट बना दोगे, ऐसा मत करना। इन वाले क्वेश्चन में, इन सभी क्वेश्चन में रूट यूज कीजिए, इन सभी क्वेश्चन में रूट यूज कीजिए। तो टेकिंग द रूट ऑफ बोथ साइड क्या हो जाएगा? 1 by x इज इक्वल्स टू रूट 3 by 1 plus x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई 1 plus x, क्रॉस मल्टीप्लाई रूट 3x, फिर x को इस तरफ लेकर के आओ, हमें तो x ही कैलकुलेट करना है। तो 1 इज इक्वल्स टू रूट 3x माइनस x, x को कॉमन लीजिए, रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। x का वैल्यू ही चाहिए, सो x विल बी 1 डिवाइडेड बाय रूट 3 माइनस 1 मीटर। हाँ, डन हुआ, ये आंसर है। आप चाहें तो इसे रैशनलाइज भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रैशनलाइज कर सकते हैं। किस तरीके से? मैं इसे कुछ ऐसा भी लिख सकता हूं, ये सॉल्यूशन आ चुका है, मैं इसे रैशनलाइज कर रहा हूं, रूट 3 प्लस 1 और रूट 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। क्या होगा वो देखिए, ऊपर तो ये रूट 3 प्लस 1 ही हो जाएगा, ठीक है। नीचे a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर 3, माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 2 हो जाएगा क्या? इट विल बी 1 by 2 रूट 3 प्लस 1 मीटर। इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है बच्चों, डन। हाँ, ये डन हुआ क्या? चलिए, तो उम्मीद करता हूं ये पैटर्न आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए, ठीक है। और एक चीज, थैंक यू कमलेश इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। आप जो बच्चे इस चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं, आई गारंटी यू कि आपको इसका बेनिफिट भी होगा, ठीक है। तो जितने बच्चे इसे ज्वाइन करेंगे उनके लिए बेनिफिशियल ही होगा, क्योंकि मैं उन्हें नोट्स भी प्रोवाइड करवाने वाला हूं, ठीक है। तो जैसे जैसे आपको रिक्वायरमेंट होगी आप अपने व्हाट्सएप नंबर मेरे को दीजिएगा। अगर आप ज्वाइन करते हैं उसके बाद में प्लीज मैसेज कीजिएगा, आपको उस चैप्टर के नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। चलो, आज के लिए इतना ही बच्चों, हैव अ गुड डे, टेक केयर।